हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का चुनाव का माहौल है, लेकिन इस चुनाव के माहौल में ही हम अपने करियर को लेकर के काफी सचेत रहना होगा। वैसे वोट भी गिराने के लिए काफी आकर्षित हैं हम लोग, ठीक है, वोट भी गिराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने स्टडी को, अपने पढ़ाई को फर्स्ट चॉइस रखेंगे। इसी क्रम में हम आज उपस्थित हैं डॉक्टर वीरेंद्र करतार कोचिंग सेंटर की ओर से, और हम लेकर आए हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री को जैसे मैंने इंट्रोडक्शन किया था मॉडर्न हिस्ट्री को, और आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर लेटर मुगल से शुरू करते हैं, ठीक है। और आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन को जरूर देखेंगे। उसमें जो आपने जो देखा, ठीक है, उसमें जो सिलेबस को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, उसी सिलेबस को कवर करने के लिए हम आज फर्स्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, शुरू कर रहे हैं अपना क्लास। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में लेटर मुगल का, ठीक है। लेटर मुगल का शुरू कर रहे हैं। लेटर मुगल, लेटर मुगल एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे लिए जरूरी होता है समझना, स्टैंड करना। लेटर मुगल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटर मुगल को क्या कहते हैं? लेटर मुगल को उत्तरवर्ती मुगल कहते हैं। उत्तरवर्ती मुगल कहते हैं। उत्तरवर्ती मुगल कहते हैं। उत्तरवर्ती मुगल कहते हैं। तो ये उत्तरवर्ती मुगल एक तरह से क्या है? उत्तरवर्ती मुगल, ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें मुगल काल को देखना जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, इसका पीरियड हमारा जो है लगभग 1707 से लेकर के 1707 से लेकर के 1707 से लेकर के 1857 तक का पीरियड आता है। यह बिल्कुल एडी में है। लेकिन मुगल काल का यह दूसरा पार्ट है। मुगल का पहला मुगल जो क्षेत्र था वह पूर्ववर्ती मुगल था। पूर्ववर्ती मुगल का काल था। और ये पूर्ववर्ती मुगल, जिसको अर्ली मुगल कहते हैं, अर्ली मुगल कहते हैं, ये अर्ली मुगल लगभग 1526 से लेकर के 1707 एडी तक का पीरियड था। 1707 एडी तक का, जिसको हम लोग लेटर मुगल में नहीं रखते हैं, ठीक है। लेटर मुगल में जो मुगल का काल था, इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? मुगल का काल बहुत ही फैंटास्टिक पीरियड था। भारत की राजनीतिक व्यवस्था का एक स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस्लामिक व्यवस्था का यह दूसरा चरण था, क्योंकि पहला चरण हमें कब से शुरू हुआ था? 1206 से शुरू हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत के बाद थी। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मुगल को रिप्रेजेंट करना स्वाभाविक हो जाता है, तभी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग मुगल को रिप्रेजेंट करते हैं, और मुगल क्या है जो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, तब हम लोग लेटर मुगल का फर्स्ट टॉपिक हम लोग बांटेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए जैसे मुगल है, मुगल मुगल को 1526 से लेकर के 1857 एडी तक का इतिहास मानता है। इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, जिसमें
हम लोग पहले काल में मुगल को अर्ली मुगल कहा जाता है। अर्ली मुगल, जिसको कहते हैं पूर्ववर्ती मुगल। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती मुगल। पूर्ववर्ती मुगल कहते हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट होता है लेटर मुगल। लेटर मुगल, इसको कहते हैं उत्तरवर्ती मुगल। ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ने लगते हैं तो उसमें दो बातें को देखना जरूरी होता है। सबसे पहला, हिस्ट्री किस चीज का है, किसका हिस्ट्री है। तो हमने कल ही बताया था कि हिस्ट्री ह्यूमन डेवलपमेंट का है, मानव विकास का है। दूसरा सेक्शन होता है हिस्ट्री किस सेक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मानव विकास की किसी भी पीरियड का या समय का, किसी भी साइट का, किसी भी पर्सनैलिटी का और उससे संबंधित विभिन्न घटनाओं का रिलेशन होता है हिस्ट्री का। तो जब भी हम लोग कोई टॉपिक लिखते हैं तो पीरियड को डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर इसका पीरियड क्या माना जाता है? इसका पीरियड माना जाता है 1526 एडी से लेकर के 1707 एडी तक का। ठीक है। दूसरा ये होता है उत्तरवर्ती मुगल का 1707 से लेकर के 1857 एडी तक का। ठीक है। अब इस काल में मुगल की खासियत क्या थी और इस काल में मुगल की खासियत क्या थी? इस दौरान मुगल क्या हुआ? डेवलप्ड हुआ, धीरे धीरे अपने एम्पायर को डेवलप किया। ठीक है। जैसे मुगल कौन था इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि भारत में जब सेटअप हुआ मुगल, तो वह मुगल किस रूप में सेटअप हुआ था। तो भारत में जब 1526 में मुगल स्थापित हुआ तो इस काल में, इस दौरान मुगल शासन का धीरे धीरे भारत में विस्तार हुआ। अब इस काल में क्या हुआ? इस काल में मुगल शासन का धीरे धीरे पतन हुआ। ठीक है। देखिए, यहां एक्सपेंड हुआ, विस्तार हुआ और यहां पतन हुआ। आखिर इसके कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। क्या कारण था? तो कोई भी साम्राज्य, कोई भी व्यक्ति, किसी का भी शासन व्यवस्था या इकोनॉमिक सिस्टम जब भी डेवलप्ड होता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो यहाँ पर मुगल का जो पूर्ववर्ती पार्ट था, जिसको हम अर्ली मुगल कहते हैं, इस काल में जो तत्कालिक, जो रीजनल स्टेट था, जो तत्कालिक कंडीशन था, ठीक है, जो उसके लिए फेवरेबल हुआ। साथ ही साथ जो मुगल काल का जो डायनेस्टीज हुए, जो किंगडम हुए, जिसमें बहुत सारे राजाएं हुए, वह राजा अपनी नीतियों से धीरे धीरे अपने इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाया, फोकस किया और यहाँ के संसाधनों का, यहाँ की परिस्थितियों का वो लाभ उठाया। और मुगल का जो एक ग्राफ था, ये मुगल का ग्राफ धीरे धीरे ये बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जब आया तो ये पीरियड औरंगजेब का था। और इस पीरियड में मुगल अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ठीक है। यहां से 1526 का ग्राफ था, यहां तक आते आते क्या हो गया? 1707 का समय था और यहां पर वो डिक्लाइन हुआ और फिर मुगल का क्षेत्र कमजोर होने लगा और यहां तक आते आते 1857 का पीरियड था और मुगल डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया, खत्म हो गया। तो इस दौरान ये जो था 1707 का पार्ट जो था, तो 1707 से लेकर के 1857 के पीरियड में, इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती
मुगल कहते हैं। इस काल में क्या देखा, मुगल धीरे धीरे कमजोर हुआ, लेकिन उत्तरवर्ती भाग में जैसा कंडीशन था वैसा पूर्ववर्ती भाग में नहीं था। तो उसी को हम लोग आज जानेंगे, आखिर क्या कंडीशन था, किस तरह से उत्तरवर्ती काल में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, इसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल कारण थे। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती मुगल काल का जो राजा हुआ, ठीक है, इस दौरान जो राजा हुए, तो सबसे पहला हुआ बाबर, उसके बाद हुआ हुमायूं, इसके बाद हुआ अकबर, इसके बाद हुआ जहांगीर, इसके बाद हुआ शाहजहां, और अंत में हुआ औरंगजेब। तो औरंगजेब यहां शुरू हुआ 1526 में और यहां अंत हुआ 1707 ईस्वी में। इस दौरान सारे राजा अपने साम्राज्य को डेवलप करने में, जैसे कि मैंने यहां लिखा है, इस दौरान मुगल शासन का धीरे धीरे भारत में विस्तार हुआ। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि मुगल काल का जो पतन हुआ उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। इसी को हम लोग आज देखेंगे कि आखिर क्या कारण था। तो लेटर मुगल काल का, ठीक है, कंडीशन, लेटर मुगल पीरियड में भारत का राजनीतिक स्थिति। सबसे पहले हम लोग राजनीतिक स्थिति को देखते हैं, आखिर क्या कारण था, ठीक है, राजनीतिक स्थिति एवं महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं कंडीशन, स्थिति, यहां पर कंडीशन देखते हैं राजनीतिक स्थिति कैसा था, ठीक है। देखिए यहां पर ये मुगल है, ठीक है, यहां पर मुगल काल में ये मुगल जो है यह एक प्रकार का कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य था भारत का। यह मुगल साम्राज्य कितने भागों में बटा हुआ था, यहां पर उत्तरवर्ती मुगल शासक हुए। कौन कौन शासक हुए हम लोग देखते हैं। फिर एक पार्ट था, ठीक है, स्थानीय स्वतंत्र राज्य, जैसे जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, पंजाब, etc। ये सब भी स्थानीय स्वतंत्र राज्य थे जो मुगल से पूरी तरह से आजाद हो चुका था। एक पार्ट में था विभिन्न यूरोपियन व्यापारी कंपनी, जैसे एक था पुर्तगाल, एक था डच, एक था ब्रिटेन, एक था डेनिश और फिर फ्रांस। ये सभी विभिन्न यूरोपीय कंपनियां थी जो भारत में स्थिति था, मौजूद था। और एक तरफ था विभिन्न मुस्लिम आक्रमणकारी, जैसे जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो ये चार खेमों में बटा हुआ था भारत की राजनीतिक स्थिति। किस काल में, उत्तरवर्ती काल में। उत्तरवर्ती काल में भारत की राजनीतिक कंडीशन
4 भागों में बटा हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ, तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ विभिन्न यूरोपियन कंपनियों का। ये ए नंबर में है, ये बी नंबर में, ये सी और ये डी। सी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जिसमें विभिन्न यूरोपियन कंपनियां थी, वह भारत में धीरे धीरे शासन किया और अपने व्यापारिक एकाधिकार को कायम करने के बाद मुगलों में हस्तक्षेप किया और स्वतंत्र राज्य जितने भी थे उसको टारगेट बनाकर वहां शासन स्थापित करने में सफल हुआ। तो सबसे पहले हम लोग भारत की राजनीतिक स्थिति को देखा। यहाँ पर ये कवर कर लीजिएगा आप, क्या था, महत्वपूर्ण शासक की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हुए, ठीक है, इसको भी जानकारी रखना जरूरी है। उत्तरवर्ती मुगल काल में तात्कालिक भारत की राजनीतिक स्थिति मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित था। जैसा कि इस चित्र में स्पष्ट है। ठीक है, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि भारत की पॉलिटिकल कंडीशन जो था कितने भागों में बटा हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। उत्तरवर्ती मुगल काल में महत्वपूर्ण मुगल शासक, ये महत्वपूर्ण मुगल शासक कौन कौन हुए इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसके लिए बहुत सारे ट्रिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रिक हमेशा तत्कालिक होता है, लेकिन आप इसको कुछ लॉजिकल, कुछ अपने सेंस से, कुछ सिचुएटेड करके इसका नाम आप अगर याद करते हैं तो वो लॉन्ग पीरियड तक रह सकता है। ट्रिक किसी के भरोसे नहीं होता है, वह खुद का ट्रिक होता है, जिसमें हम यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुगल काल का, जो उत्तरवर्ती मुगल काल का था। वहां पर जो कौन कौन से शासक हुए, तो पहला शासक जो हुआ वह बहादुर शाह प्रथम था, बहादुर शाह प्रथम। दूसरा हुआ जहांदार शाह। तीसरा हुआ फर्रुख सियर। चौथा हुआ मोहम्मद शाह। पांचवा हुआ अहमद शाह। इस चारों शासकों का खास करके अलग अलग नामों से जाना गया था। इस शासक का वो कहा गया था शाह ए बेखबर। इसको क्या कहा गया? शाह ए बेखबर कहा गया। शाह ए बेखबर, इसका निकनेम क्या था? शाह ए बेखबर था। जहांदार शाह को कहा गया लंपट मूर्ख कहा गया, लंपट मूर्ख। आगे बताते हैं हम क्यों कहा गया। फिर फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा गया। मोहम्मद शाह को कहा गया रंगीला बादशाह या रंगीला शासक। ठीक है, और अहमद शाह को ऐसा कुछ नाम नहीं दिया गया था। तो इस तरह से जहां पर कुछ शासक ऐसे हुए जो अपने नामों के कारण, अपने कामों के कारण उस नाम से जाना गया। जैसे जो बेखबर रहा वो हमेशा अपने साम्राज्य के प्रति, अपने
कर्तव्य के प्रति लापरवाह रहा। आखिर क्या हो सकता है उस साम्राज्य का, ठीक है, क्या क्या काम किया इस काल में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इसके नाम को देखेंगे, जिसमें बहादुर शाह प्रथम था। इस 4 शासक को हम अलग अलग निकनेम से जानते हैं। तो यहाँ पर रंगीला बादशाह हुआ। अहमद शाह के बाद छठा शासक हुआ, ठीक है, जिसका नाम था आलमगीर। आलमगीर द्वितीय हुआ। 7वां नंबर में हुआ शाह आलम अकबर द्वितीय हुआ। 8वां शासक हुआ यहां पर आलमगीर के बाद शाह आलम द्वितीय हुआ। फिर 8वां शासक अकबर द्वितीय हुआ। और अंतिम शासक 9वां जो हुआ वह बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर का टाइटल दिया गया। देखिए संजोग ऐसा हुआ, ठीक है, कि शुरुआत हुआ बहादुर शाह से और अंत हुआ बहादुर शाह से। बहादुर शाह यहाँ फर्स्ट हुआ, बहादुर शाह सेकेंड हुआ। 2 तो यूं याद हो गया आपको। उसके बाद 4 शासक ऊपर में जो निक नेम से जाना गया अपने कामों को लेकर के। क्या था इसका काम जिसके कारण ये इस नाम से जाना गया, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल मोहम्मद शाह का एक टारगेट रखिए कि यह एक अलग तरह का शासक था जो सिंबल बनाया। इसके ऊपर वाला 4 शासक अलग अलग नामों से जाना गया और बाद में जो शासक हुआ द्वितीय की उपाधि से जाना गया। देखिए यहाँ पर आलमगीर द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था, अकबर द्वितीय था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो सारे के सारे शासक द्वितीय हुआ। अब दूसरा पक्ष जो होता है इसके शासन काल को आता है। यह भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो शासन काल को भी देखना जरूरी होता है। क्योंकि मैंने कहा कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़े तो 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, कौन से डेट में कौन सी घटना हुई और वह किससे रिलेटेड था। तो निश्चित तौर पर टाइम, इवेंट और पर्सनैलिटी, ये तीनों जानना जरूरी होता है। तो यहां बहादुर शाह प्रथम का जो शासन काल था वह 1707 से लेकर के 1712 तक था। फिर जहांदार शाह का 1712 से लेकर के 1713 तक शासनकाल था। फर्रुखसियर का 1713 से 1719 तक शासनकाल था। मोहम्मद शाह का 1719 से लेकर के 1719 से 19 से लेकर के 1748 तक शासनकाल रहा। फिर अहमद शाह आया। अहमद शाह का 1748 से लेकर के 1756 तक रहा। फिर आलमगीर का 1756 से लेकर के 1759 तक शासनकाल रहा। शाह आलम का 1759 से लेकर के 1806 तक शासनकाल रहा। अकबर द्वितीय का 1806 से लेकर के 1837 तक का शासनकाल था। और बहादुर शाह जफर का 1837 से लेकर के 1857 तक शासनकाल था। अर्थात 20 वर्षों तक शासनकाल ये किया था, जिसमें ये जो फर्रुखसियर था यहाँ पर इस पीरियड में कुछ और भी शासक हुए थे। मोहम्मद शाह और फर्रुखसियर को जो 2 शासक हुआ था, एक शासक हुआ था रफी उर दरजात, ठीक है, और एक शासक हुआ रफी उर दौला, ठीक है। ये 2 शासक हुआ जो दोनों 1719 में ही शासन किया था। और इसको बनाने का श्रेय जो जाता है, दोनों शासक को किसने बनाया, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैयद बंधु। 2 भाइयों का ग्रुप था सैयद बंधु, जिसको किंग मेकर कहा गया। किंग
मेकर के नाम से जाना गया, राजा निर्माता के नाम से जाना गया। इन्हीं दो भाइयों के द्वारा रफी उद दर्जात और रफी उद दौला को जब चाहा तब शासक बना दिया। लगभग 1719 का पीरियड इतना महत्वपूर्ण पीरियड था कि जो शासक जैसा सोचते थे वैसा ही हो जाता था। जैसे कि 1713 से 1719 का पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट था फर्रुखसियर का, जिसमें किंग मेकर सैयद ब्रदर इस फर्रुखसियर को शासन पर आश्रित तो कर दिया, लेकिन फर्रुखसियर इतना कायर था सैयद ब्रदर के डर से, भय से, कि वह उससे मुक्त होना चाहता था और उसी दौरान वह उसे सहायता दिया। एक ब्रिटिश अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, हैमिल्टन नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था, जिन्होंने उस बीमारी से, उस डर से उसको बाहर निकाला, इस वादे से कि बंगाल में उसे जो व्यापारिक फरमान था उसे दे दिया जाएगा, और बाद में उसे व्यापारिक फरमान के तौर पर उसे वापस दिया गया। और जिसके कारण फर्रुखसियर से काफी दुखी हुआ, काफी क्रोधित हुआ सैयद ब्रदर, और शासन के दौरान ही आंख में, दोनों आंखों को फोड़कर अंधा कर दिया और उसके बदले में रफी उद दौला, रफी उद दर्जात और रफी उद दौला को शासक बनाया, और दोनों ब्रीफ पीरियड के लिए शासक बना था। लेकिन उसके बाद जब मोहम्मद शाह रोशन अख्तर बना शासक, तो उन्होंने उस फर्रुखसियर के जो अधूरे काम था उसको पूरा करने का प्रयास जरूर किया, और सैयद ब्रदर से वह मुक्त होने का प्रयास नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ वह हमेशा एक तरह से मनोविनोद में अपना जीवन व्यतीत किया और कभी भी अपने राज्य के भलाई के लिए, योजनाओं को डेवलप करने के लिए, एक बेहतर राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए कभी योजना नहीं बनाया, जिसके कारण इतिहासकारों ने उसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना गया। तो इस तरह से रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह की लापरवाही को देखते हुए, जो मैंने पिछले स्लाइड में लिखा था, क्या किया था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभिन्न मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जिसमें नादिर शाह एक प्रमुख आक्रमणकारी था। मोहम्मद शाह के काल में यह भारत पर अटैक किया और दिल्ली को खूब लूटा। यहाँ नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और यह इतना खतरनाक था, इसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना गया था। ठीक है, यहाँ पर रंगीला बादशाह के समय में हुआ। और हमने एक चीज और यहाँ बताया, ठीक है, कि यहाँ पर स्थानीय छोटे छोटे राज्य बन गए थे, जिसमें बंगाल था, अवध था, हैदराबाद था। ये तीनों राज्य मोहम्मद शाह रंगीला के काल में एज ए स्वतंत्र राज्य बन गया और वहां पर जो यूरोपियन कंपनियां थी अपना व्यापारिक प्रतिनिधि बनाने लगा था। व्यापारिक मजबूती के साथ इकोनॉमिक स्टेबल हो गया और वह धीरे धीरे मुगल में, ये जो लेटर मुगल का शासक था उस पर हस्तक्षेप किया और दबाव बनाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम ये हुआ, ठीक है, जिसका परिणाम ये हुआ कि अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी काफी प्रभावशाली हो गया और वह एक तरह से कह सकते हैं कि वह भारत के राजनीति को अपने अनुसार मोटिवेट करने लगा, सेटअप करने लगा। उसका परिणाम ये हुआ कि 1757 में जब पलासी की लड़ाई हुई आलमगीर के समय में, तो यहाँ पर बंगाल में जो वहां का शासक था सिराजुद्दौला, उसको पराजित करके वहां पर अपने अनुसार वहां मीर जाफर को शासक बनाया, नवाब बनाया। लेकिन मीर जाफर का दगाबाजी के कारण फिर मीर कासिम बना और मीर कासिम को के समय में शाह आलम द्वितीय जो था वह एक तरह से 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और उसमें फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने शासन को शाह आलम से इलाहाबाद की संधि के माध्यम से एक तरह से सेटअप करने में कामयाब हुआ। ठीक है, और वह व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए आया था वह धीरे धीरे एक इस योग्य हो गया, इस स्थिति में आ गया कि वह बंगाल में अपनी दोहरी शासन व्यवस्था सेटअप कर दिया।
और जो कंपनी एक व्यापारिक कंपनी था वह अब शासन करने लगा। लेकिन ये बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आका थे, अर्थात ब्रिटिश महाराज था, महारानी थी, या जो ब्रिटिश क्राउन था, उसे अच्छा नहीं लगा और इसके नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। और उस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल में एक इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट बना, और जिसको गवर्नमेंट ऑफ बंगाल कहा गया। और उसके निर्देशन में एक बंगाल का गवर्नर का स्टेबिलिटी हुआ, और बंगाल के गवर्नर के माध्यम से भारत का शासन यानी कि बंगाल का शासन चलने लगा। फिर देखते देखते यह भारत का शासन वॉरेन हेस्टिंग जब हाथों में गया तो उन्होंने द्वैत शासन को हटा करके एक नई शासन की व्यवस्था लाई, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से शासन के योग्य बन गए। लेकिन यह शासन 1857 तक चला, और 1857 में जब बहादुर शाह जफर शासन कर रहा था, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश मूल के नहीं थे, भारतीय मूल के थे, उन्होंने बगावत किया। और उस बगावत में जो बहादुर शाह जफर एक नेशनल लीडर के रूप में विद्रोहियों ने स्टैंड किया था, उसको जिम्मेदार ठहराया, उसको बंदी बना लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसे राजद्रोह के आरोप में एक तरह से कह सकते हैं मूव कर दिया, बंदी बना करके रंगून भेज दिया, और वहीं जाकर के वह, ठीक है, लगभग कई वर्षों के बाद बीमार अवस्था में 1862 में वह उसका देहांत हो गया। और इस तरह से, ठीक है, मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन इसके पीछे क्या कारण था, मुगल साम्राज्य का अंत होने का क्या कारण था, ये हम लोग कारण देखेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन इसके पूरे कैरेक्टर को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर एक निश्चित रूप से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वह ये होगा कि आखिर क्या कारण था कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। जैसे कि हमने यहां पर आपको बताया है, ठीक है, बताया क्या है कि देखिए, इस दौरान अर्थात पूर्ववर्ती मुगल काल में, इस दौरान मुगल शासन का धीरे धीरे भारत में विस्तार हुआ। लेकिन उत्तरवर्ती मुगल काल में मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हुआ। तो आखिर क्या कारण था पतन का, यहां से जो डिक्लाइन हुआ, पतन हुआ, आखिर क्या कारण था, इस बातों को जानने के लिए हम लोग ये चैप्टर जरूर देखेंगे। आखिर क्या कारण था मुगल साम्राज्य का पतन होने का, ठीक है, पतन का क्या कारण था। तो अगले में हम लोग यहां पर कवर करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन का महत्वपूर्ण कारण। पहले लिखते हैं मुगल साम्राज्य के पतन का महत्वपूर्ण कारण। इसमें बहुत सारे कारण होंगे, ठीक है, जिसमें कुछ खास कारण है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तरवर्ती मुगल शासकों का कमजोर एवं अयोग्य होना, अयोग्य होना, या इसको हम लोग इस तरह से पॉइंट में लिखते हैं, पहला नंबर में सभी उत्तरवर्ती मुगल शासक का कमजोर एवं अयोग्य होना, पहला। दूसरा था उत्तरवर्ती मुगल काल में लगातार उत्तराधिकारी का युद्ध
होना। ठीक है, ये उत्तराधिकारी का युद्ध इसलिए डाइवर्ट किया क्योंकि अब तक कोई रूल था कि बड़ा पुत्र ही मुगल शासक बनेगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। जो शक्तिशाली होगा या जो गुटबाजी करेगा उसे ही मुगल शासक बनने का मौका मिलेगा। तो उत्तराधिकारी का लड़ाई शुरू हो गया। तीसरा कारण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो क्या था? तीसरा कारण जो बहुत ही महत्वपूर्ण था वो क्या था? उत्तरवर्ती मुगल काल में सैयद बंधुओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, इतना प्रभाव बढ़ गया कि इसे किंग मेकर कहा गया, राजा निर्माता कहा गया। जिसे चाहा उसे मुगल बादशाह बना दिया। चौथा था आर्थिक एवं राजनीतिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया क्योंकि एक संगठित रूप से जो कर आता था वो आना बंद हो गया। पांचवा है, ठीक है, पांचवा क्या है? तो शासक बनने के लिए किसी निश्चित नीति का अभाव। ठीक है, ये जो कोई, यहां किसी के बजाय कोई होगा, कोई निश्चित नीति का अभाव। ठीक है, नीति का नहीं होना, यह भी कारण था। छठा है लगातार मुगल क्षेत्र से क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्यों का अलग होना। जैसे कि बंगाल था, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा etc, ये सभी अलग हो गए थे। सातवां था यूरोपियन व्यापारी कंपनियों का बढ़ता आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव, ये लगातार बढ़ रहा था। और लास्ट है, ठीक है, विभिन्न मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इन सब का भारत पर लगातार आक्रमण होता रहा, जो मुगल के कमर को धीरे धीरे तोड़ दिया था, लूट लिया था। यहां तक कि नादिर शाह को भारत का, ईरान का नेपोलियन कहा गया था। वो जब भारत आया तो भारत में उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला जो था उसी के काल में शाहजहां के द्वारा बनाए गए सिंहासन तक को लूट लिया। अहमद शाह अब्दाली जब आया तो मराठा की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो चाहता था कि शाह आलम द्वितीय को पराजित करके दिल्ली को कब्जा कर ले और भारत में एक हिंदू राज्य बनावे। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के बढ़ता हुआ प्रभाव ने, ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 ईस्वी में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को पराजित किया। और इससे सबसे ज्यादा जो मुनाफा हुआ
फायदा हुआ, लाभान्वित जो हुआ वह ईस्ट इंडिया कंपनी था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकने के लिए सबसे बड़ा शक्ति जो था वह मराठा था। लेकिन मराठा एक ऐसे शक्ति से हार गया जिसको भारत में शासन करना नहीं था, सिर्फ लूटना था। ये सभी कारण जिम्मेदार था, रिस्पॉन्सिबल था मुगल साम्राज्य के पतन का। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देखें, सबसे पहले मुगल काल का जो स्टेटस था, जो दो भागों में बटा था, एक उत्तरवर्ती मुगल और उससे पहले पूर्ववर्ती मुगल। पूर्ववर्ती मुगल में आपने क्या देखा कि उसमें देखा कि मुगल धीरे धीरे विस्तार किया और पूरे भारत पर अपना साम्राज्य को फैलाने में कामयाब रहा, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब शासन किया। और औरंगजेब की मृत्यु जब हुई 1707 ईस्वी में, तो उन्होंने एक परंपरा डेवलप किया और वो परंपरा था लगातार उत्तराधिकारी का युद्ध होना, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होना, और यही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। उसके बाद जैसे ही और शासक हुए, जैसे कि उनके 3 पुत्र थे, जिसमें शाहजादा मुअज्जम शासक बना बहादुर शाह प्रथम के नाम से, वह भी एक युद्ध में फंस गया। फिर ये सारे कारण रिस्पॉन्सिबल था मुगल को समाप्त करने में, मुगल को कमी करने में, या मुगल को जो टॉप लेवल पर था उससे नीचे करके शून्य लेवल पर लाने में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 3 सेक्शन को आज देखा। अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल का जो महत्वपूर्ण शासक है, जैसे बहादुर शाह प्रथम है, जहांदार शाह है, फर्रुखसियर है, मोहम्मद शाह है, जिसको 2 लेक्चर में हम लोग पूरा करेंगे और ये लेक्चर अगले लेक्चर में होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखा, मुगल का स्टेटस देखा, 2 भाग, दोनों का स्टेटस में क्या हुआ। तीसरा देखा क्या कि लेटर मुगल में के काल में भारत का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था। तीसरे भाग में क्या देखा कि लेटर मुगल काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए, और चौथे पार्ट में देखा मुगल काल में, लेटर मुगल काल में आखिर क्या कंडीशन था, क्या कारण था कि मुगल साम्राज्य पतन हो गया। तो पतन के कौन कौन से कारण था। तो आज के लिए बस इतना। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं और तब तक के लिए ठीक है, शुभ इवनिंग, और कह सकते हैं कि अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, और बाय बाय।